नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर इकाई के उपाध्यक्ष सम्मानित श्री अभिषेक बबलू शर्मा जी। नमस्कार। अभिषेक, मैं प्राइम टॉक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभिषेक जी, आपका कृतित्व देखा जाता, आप एक योद्धा की तरह सदैव कार्यरत थे। बात करें सामाजिक क्षेत्र की, राजनीतिक क्षेत्र की, खेल की दुनिया की, या फिर अपने परिवार के जितने भी रिश्ते हैं उनको लेकर खूब उन रिश्तों को आप जीते हुए दिखाई देते, कई बेहद अनुशासन में आप काम करते हुए दिखाई देते। जितनी आपकी हाइट है, राजनीतिक वजूद है, कहीं ना कहीं उसके अनुसार भी यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं अहंकार विहीन आपका पॉलिटिकल कैरियर को देखा जाता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया रूप में? दरअसल ये सब अगर हम देखा जाए जी, तो हम जिस संगठन से जुड़ते हैं, बिल्कुल, जिस परिवार से जुड़ते हैं, उसके संस्कार होते हैं। बिल्कुल सीखा। मैं बचपन से ही बाल्यकाल से संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, वेरी गुड। और जो कुछ भी हम जीवन में जीते हैं वो संघ परिवार के दिए हुए ही संस्कार हैं, उन्हीं को जीते हैं। तो जो हैं अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जो जनता को किसी को समझ आते हैं, किसी को नहीं आते हैं, बिल्कुल सीखा। हमारा काम है कार्य करना और हम करते हैं। बिल्कुल चरैवेती के सिद्धांत पर आप लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। संघ का काम करते थे, बाल्यकाल से संघ की शाखाओं में जाने का काम होता था। इसी के साथ साथ हम स्कूलिंग की भी बात करना चाहेंगे। कौन से स्कूल में आपका शिक्षण हुआ है, प्रारंभिक शिक्षण, साथ ही माता पिता की ओर से किस तरह से सीख और संस्कार मिले, जिसके बल पर आज भी आप एक अपने वजूद को बनाने के साथ साथ अपने संस्कारों से कभी दूर नहीं दिखाई दिए? देखिए, बाल्यकाल का तो ऐसा है कि मेरा जो जन्म है वो नंदा नगर क्षेत्र का है। वहीं पर बाल विनय मंदिर में मेरा पहला एडमिशन हुआ था। अच्छा। 4 या 5 साल की उम्र में हम नंदा नगर से यहाँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में रहने आ गए थे। यहाँ पर सेंट लाइसिस स्कूल है, गोल्डन स्कूल है सामने, यहीं पर हमारी स्कूल की शिक्षा हुई। पिताजी हमारे जो हैं ग्वालियर से आए थे। यहाँ पर उस समय मिल की नौकरी का काफ़ी महत्व होता था। मिल में वो कर्मचारी थे जी। इसी बीच मिल बंद हो गई। बिल्कुल। और मुझे ध्यान है कि जब मिल बंद हुई तब हम 8th 9th में पढ़ते थे। बिल्कुल। पूरा परिवार में संकट आ गया कि अब आगे का दौर कैसे करेंगे। गर्दिश काल जिसे कहते हैं। पिताजी ने भी कुछ नए काम की खोज करी, वो मंडी जाने लगे जी। मेरे चाचा जी थे, उन्होंने यहाँ पे साइकिल की दुकान डाली, हम भी उनके साथ क्या बात, पंचर भी बनाए। क्या बात है। इसी साथ में शिक्षा भी चल रही थी जी। तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो इसी तरीके से मिल बंद होने के कारण जिस तरीके से होना थी वो नहीं कर पाया। उसके बाद कॉलेज में हम गए जी। तो पास में ही एक कॉलेज था, प्रियदर्शनी कॉलेज, टैगोर कॉलेज जी जी। उसमें एडमिशन लिया। उसका उद्देश्य ये था कि मैंने पिताजी की नौकरी जाने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लोन लिया जी। वो लोन लेकर एक किराने की दुकान डाली। क्या बात है। किराने की दुकान के जो पहला लोन था वो चुकाया, और पहला लोन ईमानदारी से चुकाने के कारण दूसरा लोन मिला आसानी से। तो साथ में ट्रेवल से डाला, गुड, शानदार, STD PCO डाला, और इसी सब के साथ पढ़ाई भी चलती रही और हमने हमारी महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करी। बिल्कुल। माताजी और पिताजी का प्रभाव ये रहे तो मेरी माँ से मेरा बहुत अटैचमेंट था। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मेरा ही क्या, अगर देखे तो इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरी कॉलोनी में जी, जो कुछ भी हमें उन्हीं की वजह से, सबका उनसे बहुत प्रेम था और बहुत लगाव था। उन्हीं से हमने सीखा कि किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए अपने जीवन का यापन करना। बिल्कुल। मुझे उनके पूरे जीवन में या मेरे पिताजी के जीवन में कभी भी ये नहीं देखने को मिला कि हम अभावों में हैं फिर भी कभी कोई उन्होंने शिकायत अपने जीवन से, ईश्वर से, अपने माता पिता से या किसी और के लिए करी जी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज भी संघर्षरत हैं जी। ईमानदारी से काम करना, जितना हो उसमें सुखी रहना, ये बात हमने हमारे माता पिता से मूल मंत्र सीखा है जी। और वर्तमान दौर में भी हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर कायम रहें। बिल्कुल। काफ़ी कठिन चुनौती वाला यूँ कहेंगे गर्दिश काल आपने जीवन में देखा। बाल्यकाल की बात की जाए, शुरुआती एजुकेशन की बात की जाए, यहाँ एक मूल मंत्र जो आपने हमें एक बार फिर बताया, इससे पहले हम इस मूल मंत्र को कहने के नंदा नगर से ही सुन चुके हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी से हमारी जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी हमें यही मूल मंत्र बताया कि किस तरह एक व्यक्ति को अभाव में रहते हुए प्रभाव नहीं छोड़ना चाहिए, किस तरह एक व्यक्ति को चने खाकर भी
खुश रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं वही दास्तान आपको आपके पिता की ओर से आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए माता की ओर से मूल मंत्र के रूप में मिली। कॉलेज लाइफ में आपने किस तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्या किसी तरह का कोई छात्र राजनीति से आपका लगाव रहा, संबंध रहा? कॉलेज समय में मुझे ध्यान है कि हम सभी लोग शुरू से ही हिंदुत्व की विचारधारा थी और हिंदुत्व के लिए काम करने वाले संगठनों की बात करें तो बाल्यकाल में संघ परिवार से जुड़े और कॉलेज में विद्यार्थी परिषद के हमारे जो नेता थे उन सबसे मेरा संपर्क रहा। चुनाव के दौरान मुख्य भूमिका में रहते थे। बिल्कुल सही कहा। किस तरीके से वोटों को परिवर्तित करना और जो सब हथकंडे होते हैं तो उसमें आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में उस समय काफ़ी भूमिका निभाई। उस समय के विद्यार्थी परिषद के हमारे आदरणीय बलराम वर्मा जी काफ़ी वहाँ सक्रिय रहते थे और उनके साथ काफ़ी मैं भूमिका में रहता था। बिल्कुल। कॉलेज में ही पढ़ते समय धीरे 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 मुझे शौक तो था शुरू से ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करना और जितने लोगों के काम कर सकें उन कामों को करने की कोशिश करना। काम हो या नहीं हो, प्रयास अपना करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने पास आया है तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उसके कार्य को करने की पूरी प्रयास करें। और उन्हीं प्रयासों का जरिया था कि धीरे 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 नए युवाओं का एक बहुत बड़ा संगठन मेरे साथ खड़ा हो गया था। राजनीति का भी उद्देश्य था नहीं, हिंदुत्व से लगाव था, संघ परिवार से जुड़े थे और धीरे 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 ये सब जुड़ाव और ये सब सामाजिक क्षेत्र के कार्य करते 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 एक वृहद मित्र मंडल मेरा बन गया। कभी काफ़ी दोस्तों से संपर्क हो गया और पूरे शहर में ही संपर्क उस दौरान हुआ। कब राजनीति में आ गया पता नहीं चला। लेकिन राजनीति से पहले की बात की जाए या यूँ कहें कि संगठन में काम करते हुए आप राजनीति की ओर आगे बढ़ते चले गए, उससे पहले अपने आप को अपने अध्यात्म में झोंक दिया। आपके द्वारा किए गए आयोजनों ने कहीं ना कहीं देवी अहिल्या की नगरी को एक नई पहचान दी। जिस तरह से अयोध्या के राजा की बात की जाए वो आयोजन काफ़ी आपके चर्चित रहे। यूँ कहें कि मुंबई स्टाइल में आपने इतने भव्य पैमाने पर आयोजन किए कि पूरे शहर भर में आप एक तरफा पहचाने गए। ये किस तरह की प्रेरणा थी, कहाँ से आपको सीख मिली थी कि इस तरह से भगवान के जो वार्षिक उत्सव होते हैं, गणेश उत्सव जैसे आयोजन होते हैं, इस तरह भी आयोजित हो सकते हैं? हम जो मेरा बचपन बीता है और मुझे ध्यान है कि हम जिस नगरी में रहते हैं माँ अहिल्या का आशीर्वाद हम सब पर है जी। इस शहर के अंदर हर त्योहार को, हर उत्सव को अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान से सबसे अलग हटके सभी लोग मिल भाव के कर मनाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो आप इंदौर से बाहर किसी भी दिशा में बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरियां या धार्मिक उन्माद ये सब चीज़ें दिखेगी, मगर इंदौर में आके हर आदमी रच बस जाता है। उन्हीं सब उत्सवों को देखते देखते मैं बड़ा हुआ। क्या मुझे ध्यान था कि बचपन में जब हम छोटे थे तो गणेश उत्सव का जो स्वरूप होता था, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर कर उस समय उत्सव होते थे। उत्सव के दौरान उस समय बड़े बड़े थिएटर जो आजकल होते हैं, सिनेमा घर होते हैं, ये नहीं होते तो पर्दे पे पिक्चरें लगती थी। बिल्कुल सही कहा। ऑर्केस्ट्रा होते थे और इन सब बड़े कार्यक्रमों के अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे जो हमारी माता बहनें करती थी, क्षेत्र के बच्चों के लिए होते थे। धीरे 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 इस आधुनिकता की दौड़ में उन कार्यक्रमों से हम दूर हो गए। बिल्कुल सही कहा। उन कार्यक्रमों का जो उद्देश्य था सिर्फ उत्सव मनाना या कंपटीशन करना नहीं होता था। जब बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना करी थी तो उनका उद्देश्य था कि हम हमारे आसपास रहने वाले लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ें, संपर्क करें। बिल्कुल सही कहा। और उस समय जो वो लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, उसमें जो सूचना तंत्र था, राष्ट्र निर्माण के कार्य से उनको जोड़ें, वो उनका मूल उद्देश्य था। हम आजकल की भाग दौड़ के समय में अपने पड़ोस के व्यक्ति को नहीं जानते। उन लोगों से संपर्क का सबसे बड़ा साधन होता था ये सांस्कृतिक आयोजन, जो कहीं ना कहीं टूट गए थे। तो मन में विचार आया कि हम दोस्त लोग बैठे थे कि ऐसा कोई आयोजन होना चाहिए जिससे यह परंपरा वापस जीवित हो। हमने अयोध्या का राजा करने का निर्णय लिया। काफ़ी और भी लोग उस समय साथ में थे, शंकर यादव जी, निरंजन सिंह चौहान, गुड्डू भगवती शर्मा जी, ये सभी थे। और मधु वर्मा जी से मैंने जिक्र करा कि भैया ऐसा ऐसा मन में विचार है। तो हम इस आयोजन को पहले करने वाले थे 40 कोठी स्क्वायर पे। मधु भैया ने बोला कि यार बबलू, इससे अच्छी जगह बारिश का समय रहता है, आंधी तूफान रहता है, चाणक्यपुरी चौराहे पे करो। तो ये उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई और धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से
अयोध्या के राजा की अनुकंपा से जी अयोध्या का राजा का स्वरूप बढ़ता गया जी। और पूरे देश में उस आयोजन को पहचाना जाने लगा। बिल्कुल बबलू भैया, जिस अंदाज में आपने आपकी बात की, आपको मैं बबलू भैया इसलिए संबोधित कर रहा हूँ कि व्यक्ति प्रेम से आपको बबलू भैया से ही संबोधित करता है। अभिषेक बबलू शर्मा जी आप लिखते हैं, लेकिन जब भी आपसे प्रेम पूर्वक बात हो, हृदय से बात हो, तो बबलू भैया के नाम से आपको संबोधित किया जाता है। और जिस अंदाज में आपने अयोध्या के राजा की कहानी बताई, बाल गंगाधर तिलक जी का अपने इंटरव्यू में नाम लेके एक अपनी दूरदृष्टि, अपना चिंतन, एक सामाजिक चिंतन, एक आध्यात्मिक चिंतन, एक राष्ट्र प्रेम को बताया, कहीं कहीं पता चलता है कि वाकई एक चिंतनशील व्यक्तित्व के रूप में भी आपको पहचाना जा सकता है। आपने पॉलिटिक्स दिया, आपको खूब अच्छा मौका मिला, किस तरह यू टर्न लिया, वाइफ जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पार्षद भी बनी, आपने क्षेत्र के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई, वो कौन कौन से कार्य थे, और एक टिकट मिलने का जो एक पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट, उसे कैसे याद करते आज? मुझे ध्यान है कि कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही धीरे धीरे जो मेरा संपर्क बढ़ता जा रहा था जी, उसी दौरान ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं जो हमारे आसपास के अगर कोई आवश्यकता हो तो जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हमारी कोई समस्या तो हमको उनसे चर्चा करना बिल्कुल सही चाहिए। इसी तरीके से हमारे आसपास के जो भी जनप्रतिनिधि थे उस समय, मधु वर्मा जी व अन्य सभी, नंदा नगर से हम यहाँ पर रहने आए थे जी, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से पूरे परिवार का लगाव था। बिल्कुल सही कहा। मेरी दादी जी थी जो अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, जी और मेरे चाचा जो वो भी अभी कुछ दिन पहले नहीं रहे। जी, कैलाश जी के रामायण मंडल से सब जने जुड़े हुए थे। क्या बात है, खूबसूरत है। और जब पहली बार महापौर का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव यहाँ से लड़े, जी, तो नंदा नगर के होने के कारण और उनसे सबसे जुड़े पहले होने के कारण एक अलग ही आत्मीय बिल्कुल सही कहा। प्रेम था। जी। तो उस चुनाव से मैं राजनीति के क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र उस समय 4 होता था, 4 होता था। चार। मैंने थोड़ी बहुत भागीदारी, छोटा था, मेरे को ध्यान है उनकी जीप के आगे दौड़ते रहते थे। बिल्कुल यहीं पर वो उनका स्वागत सत्कार और सब चीज़ें होती थी उस समय में। गजब की सोच। धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए। जी। मैं युवा मोर्चा में मुझे दायित्व मिला क्या बात। नगर उपाध्यक्ष का। मैंने कोई प्रयास नहीं करा था, जी, कैसे हुआ क्या हुआ, उस समय जो कार्य करता था उसको देखकर पार्टी ने अवसर दिया। जी, इसी बीच मेरा विवाह हुआ। जो मेरी वाइफ है स्वाति शर्मा, जी, उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है चिरगांव, मैथिली शरण गुप्त जी की जन्म स्थली है, गुड, बहुत शानदार। वो वहाँ से थी। इंदौर उनका आना हुआ। इसी बीच मेरी राजनीतिक यात्रा जारी थी। जी, स्वाति भी उस समय, स्वाति का जो परिवार है उत्तर प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। जी, इनके जो भाई हैं, चाचा परिवार है, वो सब भी उससे जुड़ा हुआ था और वही संस्कार यहाँ पर थे। उनकी थोड़ी बहुत सक्रियता थी। बिल्कुल उसी के कारण वार्ड में चुनाव लड़ने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। अब उनको अवसर प्राप्त हुआ तो उनके साथ कार्य करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। जब वो चुनाव लड़ी तब हमें, अगर मैं ये कहूँ कि इंदौर शहर के सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनसे प्रेरणा लेते हैं, जी, ऐसे कृष्ण मुरारी मोघे जी से के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ उनके साथ सीखने को मिला। क्या बात है। मुझे आज भी याद है कि अगर माननीय मोघे जी से कोई बात करी जाती थी जी, तो उस बात को वो बहुत ध्यान से सुनते थे। जी, उस समय वो उसका जवाब नहीं देते थे अगर उनको जानकारी थी, मगर जब दूसरी बार मिलना होता था या उनका पलट के फ़ोन आता था कि बबलू भाई या स्वाति तुमने ये काम बताया था, उस काम के लिए मैंने बोल दिया है। क्या बात, और नहीं हो पाता था तो वो स्पष्ट रूप से बताते भी थे। क्या बात है। उन्हीं बातों से सीख के हमने भी हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में उसी तरीके से कार्य करना चालू करा। पूरी स्पष्टवादिता के साथ काम करा। जी, जनता की अगर कोई बातें होती थी तो हम उसको सुनते थे। क्या बात है। अगर हो सकता था तो ही वादा करते थे कि इस काम को हम करेंगे, और नहीं हो सकता था तो साफ मना करते थे। और इन्हीं सब मार्ग पर चलते हुए उस समय काफ़ी अच्छा काम करा। इंदौर शहर के अंदर उद्यान विभाग स्वाति के पास था, तो इंदौर में उस दौर में काफ़ी बड़े गार्डनों का निर्माण हुआ। आज भी हमारे क्षेत्र के उद्यानों को याद करा जाता है। अन्नपूर्णा रोड का जो तालाब है, जी, जो कि गिट्टी खदान के रूप से जाना जाता था, आज कमल कुंड के रूप में पहचाना जा रहा है। बहुत सुंदर। तो वो भी उसी कार्यकाल में निर्मित हुआ था। ऐसे कई कार्य हैं जो उस समय करने में आए। और
जनता के कामों को करने का जो सुकून है, बिल्कुल आत्मसंतुष्टि। मुझे बहुत एक वाकया आपको बताऊंगा कि कितनी आत्मसंतुष्टि मुझे उस कार्य को करने के मिली। हमारे पास में एक देवेन नगर, गायत्री नगर करके 2 कॉलोनियाँ हैं, ये उसी वार्ड में होती थी। और जब पार्षद पद की जिम्मेदारी स्वाति को मिली जी। तब ये थे कि वहाँ पानी की बहुत समस्या थी। लोग बाग अन्नपूर्णा टंकी पे केन ले लेके भरने जाते थे। एक दिन मैं मेरे मित्र के घर से हम दोनों आ रहे थे, तो वहीं एक रास्ते में फार्म हाउस यहाँ हुआ करते थे, सुनसान रोड था, सड़कें वगैरह कुछ नहीं। तो एक आदमी वहाँ पे नीचे स्कूटर से गिरा हुआ पड़ा है और उसके एक हाथ पे पानी की केन इधर पड़ी और एक हाथ पे पानी की केन इस तरफ पड़ी। मैंने उनको उठाया, मैंने पूछा यार गुड्डू भैया ये कैसे? उनको जानता था, तो बोलो भैया पानी भरने वहाँ जाना पड़ता है। ये पार्षद बने थे उसके मुश्किल से 1-2 महीने बाद की बात है। और उसी दिन मैंने कसम खाई कि यार ये लोग इतने परेशान हैं और इसको ख़त्म करना है। मैंने सबसे प्राथमिक टारगेट पे, स्वाति भी बड़ी दुखी हुई और उसने भी बोला कि हमको ये करना है। और हम उस दिन से भिड़े और उस काम को करा। और जब वहाँ पर पानी पहुँचा तो आज भी जो प्रेम हमको लोगों से मिलता है वही हमारी जीवन की कमाई है, वही हमारी पूंजी है। जिस तरह से आपने घटनाक्रम को सुना है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो हृदय है बेहद संवेदनशील है। कहने कि लोगों के कार्य को करने के लिए आप जब जुटते हैं तो दिल से जुटते हैं। और ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं इसी का परिचायक भी कहा जा सकता है, जिससे एक राजनीतिक सूझबूझ होती है। देखा जाता है राजनीति में ढेर सारे लोग काम करते हैं और आज तो ये स्थिति बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी में हर तीसरे व्यक्ति से पूछो तो कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। लेकिन बावजूद इसके जो एक राजनीतिक समझ होती वो कैसे आती, वो अपने भीतर अपने आप में कैसे आपने समेटी है, वो कौन से लोग हैं जिनसे आप सीखते लगातार सीखते हैं और वो सारे के सारे स्वभाव जो है, मूल मंत्र जो अपने भीतर समा लेते हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने के दौरान अगर सीखने की बात करें तो हमारा एक बूथ के कार्यकर्ता से लेकर हमारा शीर्ष नेतृत्व तक हर व्यक्ति सिखाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं स्वाति के कार्यकाल का ही एक और आपको उदाहरण बताऊंगा कि आचार संहिता लगने वाली थी और दूसरे चुनाव का घोषणा होने वाली थी और कार्यकाल का आखिरी समय था। तो एक बड़ा आयोजन हमने करा, उसमें लगभग 85 कामों का भूमि पूजन हमने करा था और बड़ी तादाद में उस दिन जनता थी। तो होता यह है कि जनरली अगर किसी भी नेता का कार्यकाल खत्म होता है तो उसके लिए उसका सम्मान करा जाता है, उसके किए गए कार्यों के लिए करा जाता है। हमने उस आयोजन का स्वरूप थोड़ा अलग रखा था। मैंने और स्वाति ने मिलकर यह तय करा था कि जिस दिन वो पार्षद बनी थी और जिस दिन उनके कार्यकाल का समापन हुआ था, तो जिस पहले व्यक्ति का फोन हमारे पास शिकायत के रूप में आया था और आखिरी तक जिनके शिकायत के रूप में फोन आते थे, हमने उन लोगों का सम्मान करा। क्योंकि करने वाले हम कुछ नहीं होते हैं। अगर वो व्यक्ति शिकायत नहीं करते, मार दिखा दिया, वो उस कामों को हमारी जानकारी में नहीं लाते, तो हम उन कामों को कभी करने में ध्यान नहीं देते। तो हमको उन्होंने सिखाया था कि इस काम को तुम करो, हमारे वहाँ ड्रेनेज खराब है इस काम को तुम करो, हमारे वहाँ नर्मदा की दिक्कत है तुम करो, हमको टैंकर भराना पड़ता है इस समस्या से दूर करो, हमारे बच्चों को खेलने के लिए रोड पे दिक्कत होती है आप गार्डनों का निर्माण करो। तो ये सब काम जिन्होंने बताया था हमने उस दिन उनका सम्मान करा। वो बिरला अनूठा आयोजन कर डाला। तो सीखने की बात अगर हम करें तो बड़े बड़े आदर्श हमारे हैं ही सरी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मोघे जी, मधु वर्मा जी से भी सीखा। मधु वर्मा जी ने मुझे बताया था कि बोलू भाई तुम तो बस एक काम कर लो कि सुबह 4 बजे उठ के टंकी पे जाके बैठ जाओ अगर पानी की समस्या खत्म करना है। और मैंने उसको अपनाया। क्या बात है। और उसका नतीजा ये मिला कि जब हम पार्षद बने थे तब यहाँ 5 या 6 टैंकर चलते थे और जब कार्यकाल खत्म हुआ तो घर घर पानी था। गिनती के 16 या 17 उनके मकान नंबर मुझे आज भी याद है कि उन 17 घरों में समस्या थी जिसको मैं ख़त्म नहीं कर पाया था। और एक कॉलोनी हमारे पास में उसमें थोड़ी बहुत समस्या थी। तो ये मधु भैया ने हमको सिखाया। अभिषेक जी, आपके भीतर एक और गुण देखने को मिलता है समन्वय का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पॉलिटिक्स करते कई बार समन्वय नहीं बना पाते, आप कैसे पूरी पार्टी के भीतर संगठन के सारे नेता सबके चहेते बने रहते, किस तरह कार्य करते? मैंने सिर्फ एक ही बात तय करी है जी कि जो कार्यालय से निर्देश हो उस काम को करना है। बिल्कुल। उसके अलावा मैं कहीं ध्यान नहीं लगाता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है। होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर की राजनीति से बचता हूँ। बहुत सुंदर। जो काम करता है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। बहुत सुंदर।
इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं, ना किसी गुट से मतलब, ना किसी से मतलब। कार्यालय से जो निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। वरिष्ठ नेताओं का आदेश का पालन होता है, अनुशासन में देखकर काम किया जाता है। आपका सामाजिक सरोकार भी देखा जाता है, आप काफ़ी आध्यात्मिक भी नजर आते हैं। किस तरह का पूजन पाठ या सामाजिक तौर पर देखा जाए तो किस तरह सक्रियता समाज में दर्ज कराते हैं? और शुरू से ही रहा काफ़ी कुछ, मुझे काफ़ी शौक है लोगों के बीच में जाने का, और सामाजिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा मैं ध्यान है कि एक ब्रह्म चेतना नामक संगठन हमने बनाया। ओके, बहुत सुंदर। उस संगठन के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भी हमारे द्वारा एक शव वाहन चलाया जा रहा है। हम कई ऐसे गरीब परिवारों के अस्थि में उनके अस्थि विसर्जन की बात हो, चाहे उनके दाह संस्कार की बात हो, उसके लिए भी हम राशि और सब चीज़ें उत्पन्न कराते हैं, संपन्न मदद करते हैं जी। साथ ही पिताजी द्वारा वरिष्ठ नागरिक मंच इस क्षेत्र में चलाया जाता है, तो उनके जितने भी मित्र हैं उन सबका आशीर्वाद मिलता है, तो उन सबके भी सेवा कार्य करने का मौका मिलता है। इन सभी तरीके से जो भी व्यक्ति आता है बरोबरी से बिठा के उनके कार्य करने का प्रयास करता हूँ। क्या बात है, आपसे चर्चा मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं रोमांचित अपने आप को पा रहा हूँ कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे मैं चर्चा कर रहा हूँ वो सदमार्ग पर है। कहीं ना कहीं आज भी इतनी ऊंचाइयों पर जाने के बावजूद अपना गर्दिश काल उनके जहन में, ऐसे व्यक्तित्व का कोई तो गुरु है। कौन है आपके गुरु, किस तरह का मार्ग उनसे आपको मिलता है, किस तरह का आशीर्वाद है? मैंने कहा ना, भगवा ध्वजी गुरु है। गुड। हिंदुत्व सुदूर से मेरे हृदय में है। जो हिंदुत्व के साथ है, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वो मेरा गुरु है। बिल्कुल। बस उसी को मैं ध्यान में रख के जो बात हिंदुत्व की होती है, जो हिंदुत्व के पक्ष में है, हिंदुत्व की बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं हो गया कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की बातें या किसी धर्म विशेष की बातें। हिंदुत्व एक विचारधारा है जिसमें सबका साथ सबका विकास, जो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्र दिया, वो आता है। मैं बस उसी को ध्यान में रख के बात करता हूँ। ना मुझे किसी जाति से मतलब है, ना किसी से मतलब है। मेरे दोस्त अगर देखा जाएंगे तो मैं जिस कास्ट से आता हूँ उसकी जगह अन्य कास्टों के ज़्यादा होंगे मेरे मित्र। वो सब मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उन सब से सीखता हूँ। वो सब मेरे गुरु हैं। बिल्कुल सही कहने के ऐसे मित्रों से आपको एनर्जी भी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है, जिसके बल पर आप हमेशा चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि का भाव लिए होते हैं, और ये आत्मसंतुष्टि का भाव जो है एक ग्लो के रूप में चेहरे पर दिखाई देता है। बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर, किस तरह अपने आप को टिट फिट एनर्जेटिक हमेशा बनाए रखते हैं? शुरू से ही मुझे शौक रहा है काफ़ी। मेरी बचपन में इच्छा थी आर्मी में जाने की। मेरा पूरा मन में विचार था। मेरे बड़े भाई हैं, वो मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल में हैं। ओके। तो जब पिताजी का व्यवसाय नहीं रहा तो उनके मन में ये विचार था कि यार प्राइवेट नौकरी तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो जो पहली सरकारी नौकरी मिलेगी वो करूँगा। और उन्होंने भी पढ़ते दौरान उनको MP SF में सिलेक्शन हुआ और वो पुलिस की नौकरी में चले गए। और ट्रेनिंग के दौरान उस समय जगदलपुर और उस एरिया में उनकी ट्रेनिंग नक्सलाइट एरिया में होती थी। और वही मेरा भी व्यवसाय के तलाशने का दौर था। तो माता जी के मन में था कि एक तो चले गया, दूसरा भी चले जाएगा तो क्या होगा। तो उस समय जो मेरा आर्मी में जाने का मन था वो मेरे को विश्राम देना पड़ा और मैं दूसरे व्यवसाय में आया। वो व्यवसाय अभी भी कर रहा हूँ। तो उसी दौरान मेरे को हेल्थ के प्रति जागरूकता आई। मैं रनिंग करना, अखाड़ों में जाना, जिमिंग करना, खेलने का बहुत शौक था। ये स्थिति कि स्कूल से आए और बस्ता फेंक के खेलते थे। बचपन तो सबका ऐसे ही होता, हमारा भी वही था। क्रिकेट का बहुत शौक रहा। प्रोफेशनल खेल नहीं पाए क्योंकि जीवन की जो उठापटक थी उसमें इतने उलझ गए कि किसी भी एक खेल को नहीं खेल पाया। मगर शुरू से सभी खेलों में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट रहा। शरीर सौष्ठव के प्रति काफ़ी वो रहा कि शुरू से एक्सरसाइज का शौक था, वो करता रहा और अभी भी करता रहता हूँ। क्रिकेट का विशेष शौक रहा। आपके गोल की बात की जाए तो किस तरह का आगामी दिनों में आपका गोल रहेगा, लक्ष्य रहेगा? क्योंकि इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव है, आपका खुद का इतना एक बड़ा वजूद बन गया है, संगठन में भी आपने काम कर लिया, जनप्रतिनिधि बतौर भी आपने क्षेत्र में विकास के कार्य किए। आगामी दिनों में जिस तरह के चुनावी माहौल बन रहा है, आपसे योग्य जो युवा है हमारे शहर के, अपने क्षेत्र के, पार्टी से जुड़े हुए, क्या कोई तय कर रखा है कि इस दिशा में आने वाले समय में कार्य करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। मुझे पहले भी जो जिम्मेदारी मिली है या धर्मपत्नी को मिली है, जिन किसी को मिली, वो पार्टी ने दी थी। बिल्कुल। अभी भी पार्टी जो तय करेगी वो मुझे करना है जी। कुछ भी ऐसा तय नहीं है कि चुनाव लड़ना है या संगठन का काम करना है।
एक कार्यकर्ता रहते हुए भी पार्टी का कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उस जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना, और नहीं मिलती है तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हम कार्य करते हैं और करते रहेंगे जी, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए अभिषेक बबलू शर्मा जी, आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की और अपने संवेदनशीलता का भी आपने खूब खूब परिचय दिया। आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।